किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है तो सोचता है कुछ करना पड़ेगा और फटाफट आइस से एक ठंडा सा घर बना डालता है और किसान उसमें आराम से बैठ जाता है। लेकिन तभी तेज धूप पड़ती है और पूरा बर्फ का घर पानी में बदल जाता है। अब किसान और भी परेशान हो जाता है। सीधा एक ऊंट के पास जाता है और ऊंट से सब कुछ बताता है। ऊंट कहता है, मैं डेजर्ट से कभी ना पिघलने वाली बर्फ लाया हूं। किसान खुशी से उछल जाता है, जल्दी से उस बर्फ पर लेट जाता है। फिर तो एक बर्फ का पूल बना लेता है और मस्ती से तैरने लगता है। लेकिन तभी ऊंट रोने लगता है। किसान हैरान, अब क्या हुआ? ऊंट कहता है, क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए। एक दिन गर्मियों की तेज दोपहर थी। सूरज सिर पर था और हर कोई गर्मी से परेशान। किसान पसीने से भीगा हुआ खेत में खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। कहीं से थोड़ी ठंडक मिल जाती तो अच्छा होता, किसान ने सोचा। तभी अचानक आसमान से एक बड़ा कबूतर उड़ता हुआ आया। वो सीधा जमीन पर उतरा और वहां एक छोटा सा बीज बोया। कुछ ही पलों में उस बीज से एक अनोखा पेड़ उगाया। पूरा पेड़ बर्फ से ढका हुआ था। पत्तियां, शाखें, सब कुछ ठंडी बर्फ में जमी हुई थी। गर्मी में ऐसा पेड़ देखकर सब दंग रह गए। कबूतर ने पेड़ से बर्फ के टुकड़े तोड़े और उन्हें पास के तालाब में डालने लगा। थोड़ी देर में तालाब का पानी बिल्कुल ठंडा हो गया, एकदम स्विमिंग पूल जैसा। फिर क्या था, किसान पूल में कूद गया और कबूतर भी उसके साथ नहाने लगा। गर्मी गायब, ठंडक ही ठंडक। फिर क्या था, किसान पूल में कूद गया और कबूतर भी उसके साथ नहाने लगा। गर्मी गायब, ठंडक ही गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। चारों ओर धूप ही धूप थी। न नमी, न बादल और न ही कहीं पानी की बूंद। धरती सूखी हुई थी और पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। इन भीषण गर्मियों में एक कौवा बहुत देर से उड़ रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। कभी वो खेतों में उड़ता, कभी बगीचों में। हर जगह वो इधर उधर देखता, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखा। वो थक चुका था, उसका गला सूख रहा था, पंख भारी हो गए थे और अब उसे लगने लगा कि शायद वो प्यास से मर जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक बगीचे के कोने में रखे एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी। कौवा खुशी से चहकने लगा और फौरन उड़कर घड़े के पास गया। उसने झांक कर देखा तो सचमुच उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ पल के लिए कौवा निराश हो गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। कौवा वही पास में बैठकर सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने चारों ओर देखा तो वहां छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे। कौवे ने एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू किया। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते गए, पानी ऊपर उठता गया। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब कौवा आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सकता था। उसने तृप्त होकर पानी पिया, राहत की सांस ली और खुशी खुशी उड़ गया। उसकी बुद्धिमानी और धैर्य ने उसकी जान बचा ली। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसकी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। जमीन खोदने पर उसे एक चमचमाता हुआ सोने का बर्तन मिला। वो बहुत खुश हुआ और बर्तन को कंधे पर रखकर झटपट घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने अपने पालतू कबूतर के साथ मिलकर उस बर्तन में कुछ अंडे रख दिए। थोड़ी देर बाद जब देखा तो हैरानी की हद हो गई। सभी अंडे सोने के बन चुके थे। किसान खुशी से झूम उठा। उसने सारे अंडे और बर्तन को अपने पास रखा और चुपचाप सो गया। मन में बस सोने का सपना पल रहा था। पर रात के अंधेरे में एक चूहा बर्तन में घुस गया। सुबह जब आंख खुली, किसान की झोपड़ी में हजारों चूहे घूम रहे थे। किसान और कबूतर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर किसान पेड़ से कूदा, बर्तन उठाया और उसे लेकर फिर से खेत में जाकर गाड़ दिया। घर लौटते हुए वो बस रोता रहा, क्योंकि उसे लाइक
और सब्सक्राइब नहीं किया था, अब आप ये गलती मत करना। लाइक, सब्सक्राइब और घंटी जरूर दबाना। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां दो अच्छे दोस्त राजू और मोनू साथ में घूमने निकले। दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। कम से कम राजू तो ऐसा ही सोचता था। जंगल में चलते चलते अचानक एक भालू सामने आ गया। भालू को देखकर राजू डर गया और बिना कुछ सोचे समझे पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्त मोनू की बिल्कुल परवाह नहीं की। मोनू जानता था कि वो भाग नहीं सकता, इसलिए उसने जमीन पर गिरकर मरे होने का नाटक किया। जैसा उसने अपने दादाजी से सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं खाता। भालू पास आया, उसे सूंघा और ये सोचकर कि वो मर चुका है, वहां से चला गया। जब खतरा टल गया तो राजू पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, क्या कहा भालू ने तुम्हारे कान में? मोनू ने शांति से जवाब दिया, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्त से बचो जो मुश्किल समय में तुम्हें छोड़ दे। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा था। कुछ दिन बाद वही दोनों दोस्त जंगल में फिर से गए, इस बार एक नया अनुभव लेने के लिए। इस बार जंगल में एक शेर के पंजे में फंसे शिकारी के जाल की आवाज आई। मोनू दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि शेर फंसा हुआ है। राजू डर गया, लेकिन मोनू ने हिम्मत दिखाई। उसी समय एक छोटा चूहा झाड़ियों से निकला और बोला, मैं इस शेर की मदद कर सकता हूं। राजू हंस पड़ा, तो इतना छोटा सा जानवर? लेकिन चूहे ने जाल की रस्सियां अपने नुकीले दांतों से काट डाली और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे और मोनू दोनों को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैंने सीखा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो किसी की मदद बिना डरे करे, और कभी किसी को छोटा मत समझो। सीख, संकट में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, घने पेड़ों, बहती नदियों और खिलते फूलों से भरा हुआ। उस गांव के किनारे एक पुरानी गुफा थी। लोग उसे भूली बिसरी गुफा कहते थे। कहते हैं वहां जादू है, लेकिन साथ ही रहस्य और खतरा भी। गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन का नाम मीरा था और भाई का नाम आरव। दोनों उम्र में छोटे थे, लेकिन दिल से बहुत बड़े। उन्हें नई चीजें ढूंढना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों के किनारे खजाने की खोज करना बहुत पसंद था। भैया, चलो आज गुफा तक चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ कुछ चमकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, माँ को चिंता होगी। दोनों बच्चे गुफा के पास पहुंचते हैं और सच में अंदर से नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है। जमीन हल्की सी कांपती है और सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। क्या हम सच्चे दिल वाले हैं भैया? अगर हम सच्चे इरादों से आए हैं तो जरूर। दरवाजा खुलता है, तेज रोशनी निकलती है। दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। एक चश्माधारी, घंटी पहने, सफेद खरगोश कूदते हुए आता है। स्वागत है मेरे नन्हे मेहमानों। मैं हूं झपकू, इस जादुई दुनिया का मार्गदर्शक। ये सब क्या है? क्या हम सपना देख रहे हैं? नहीं, ये असली है। लेकिन सिर्फ वही लोग यहाँ आ सकते हैं जो सच्चे दिल से जादू की खोज करते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए। क्या हम यहाँ कुछ सीख सकते हैं? जरूर। मैं तुम्हें 3 उपहार दूंगा, हिम्मत, समझदारी और करुणा। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें जीवन में उपयोग करना है, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। 3 जादुई पत्थर हवा में तैरते हैं, लाल, नीला, पीला। बच्चों ने सिर झुकाकर वादा किया। पत्थर उनके हाथों में समा गए और एक हल्की सी चमक उनके दिल में फैल गई। बाहर सब कुछ वैसा ही था,
पर बच्चे बदल चुके थे। अब आरव डर से नहीं घबराता और मीरा सबकी मदद करती है। तो बच्चों, जब भी लगे कि कुछ असंभव है, याद रखना, जादू बाहर नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर होता है। एक गर्म दोपहर थी। किसान और कबूतर खेत में बैठे थे। दोनों ने मिलकर सारा गन्ने का जूस पी लिया। लेकिन तभी किसान को गुस्सा आ गया। उसने बिना वजह कबूतर को डंडा दे मारा। कबूतर डर के मारे कांपने लगा। फिर क्या, डर के मारे उसने एक पपीते का पेड़ लगा दिया और ढेर सारा पानी डालने लगा। पेड़ एकदम बड़ा हो गया। अब कबूतर ने सारे पपीते तोड़े, ट्रैक्टर में भरा और किसान के पास ले आया। किसान ने सब पपीते खा लिए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। गुस्से में कबूतर ने किसान को उठाया और सीधा आम के बगीचे में पटक दिया। किसान आम खाने में लग गया और बेचारा कबूतर एक कोने में बैठकर रोने लगा। क्योंकि आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया था। अगर मजा आया हो तो फटाफट लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और चैनल पर जाओ और लंबी वीडियो देखो। एक बार की बात है, एक हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का सबसे मोटा और प्यारा जानवर था गोलू भालू। गोलू भालू बहुत ही नेक दिल और मददगार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। अचानक पूरे जंगल से रंग गायब हो गए। सारे पेड़ पौधे, फूल और आसमान काले सफेद हो गए। न पत्तों का हरा रंग रहा, न फूलों का लाल, पीला या नीला। यहाँ तक कि जानवरों के शरीर से भी सारे रंग उड़ गए। बंदर मिंकू की सुनहरी पूंछ अब सफेद हो चुकी थी। तोते टिप टिप के पंखों का हरा और लाल रंग अब सिर्फ ग्रे और काला रह गया था। हाथी हाथूराम का नीला गला साफा भी धुंधला हो गया। सब जानवर अब बेरंग और उदास दिख रहे थे। जंगल का हर कोना सुना और वीरान लगने लगा। सब जानवर घबरा गए और मदद के लिए गोलू भालू के पास दौड़ पड़े। गोलू भैया, हमारे जंगल का रंग कहाँ चला गया? चिक्की ने रोते हुए पूछा। गोलू भालू ने सबको शांत किया और बोला, चिंता मत करो दोस्तों, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। गोलू भालू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें किसी समझदार से सलाह लेनी चाहिए। फिर सभी जानवर, चूहिया चिक्की, बंदर मिंकू, हाथी हाथूराम और तोता टिप टिप, गोलू के साथ मिलकर जंगल की सबसे बुद्धिमान उल्लू दादी के पास पहुंचे। उल्लू दादी एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंची शाखा पर रहती थीं। उन्होंने अपनी मोटी चश्मे के पीछे से सबको गौर से देखा और गंभीर आवाज में बोली, रंगों की देवी रंगवती नाराज हो गई हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में अब कोई एकता और प्यार नहीं रहा। यह सुनकर सब जानवर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। हाल ही में सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे और किसी की मदद नहीं करते थे। गोलू भालू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें दिखाना होगा कि हमारा जंगल एकता, प्यार और दोस्ती से भरा है। अगले दिन से जानवरों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। हाथूराम ने गिरा हुआ पेड़ उठाया ताकि खरगोश का घर फिर बन सके। मिंकू बंदर ने बीमार कबूतर के लिए फल लाकर दिए और चिक्की ने सब बच्चों को कहानियां सुनाकर खुश किया। सारा जंगल फिर से हंसी और प्यार से गूंज उठा। तभी अचानक आकाश से एक तेज रोशनी चमकी और रंगवती देवी प्रकट हुईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे खुशी है कि तुम सब ने मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना सीख लिया है। यही है असली रंगों की ताकत, प्यार, एकता और दोस्ती। जैसे ही देवी रंगवती ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए, उनके हाथों से चमकदार जादुई रोशनी निकली और पूरे जंगल में लहर की तरह फैल गई। देखते ही देखते सूना जंगल फिर से रंगों से भर उठा। लाल गुलाब खिले, पीले आम चमकने लगे, नीला आसमान मुस्कुराया और हरे पत्तों ने फिर से जान पा ली। साथ ही सभी जानवरों के शरीर में भी रंग लौट आया। तोते टिप टिप के हरे और लाल पंख दोबारा चमक उठे। मिंकू बंदर की सुनहरी पूंछ फिर से लहराने लगी और हाथूराम का नीला गला साफा भी फिर से चमकने लगा।
पूरा जंगल हंसी और रंगों से गूंज उठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, प्यार और मिलजुल कर काम करने की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की, तभी जंगल में फिर से रंग लौट पाए। अगर हम अकेले हों तो मुश्किलें बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हों तो हर परेशानी छोटी हो जाती है। इसलिए बच्चों, हमेशा एक दूसरे की मदद करो, मिलजुल कर रहो और सच्चे दोस्त बनो। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वह बंदर पेड़ों पर घूमता रहता और जो भी जानवर नीचे से गुजरता, उस पर पेड़ों से फल फेंक कर मारता। इससे वह बहुत मजा लेता और खूब हंसता। गर्मियों का मौसम था। पेड़ों पर ढेर सारे पके हुए आम लगे थे। बंदर पेड़ दर पेड़ कूदता, आम खाता और उनका रस चूसकर मजे करता। लेकिन शरारती स्वभाव के कारण वह नीचे से गुजरने वाले जानवरों पर आम फेंककर उन्हें परेशान भी करता। एक दिन एक बड़ा हाथी वहां से गुजर रहा था। बंदर हमेशा की तरह पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। उसने अपनी शरारत नहीं छोड़ी और हाथी पर भी आम फेंक दिया। एक आम हाथी के कान पर जाकर लगा और दूसरा आँख पर। हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और गुस्से में बंदर को लपेटकर उठा लिया। हाथी ने कहा, मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। तू सभी को परेशान करता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे बंदर ने अपने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंदर की गिड़गिड़ाहट और बार बार माफी मांगने पर हाथी का गुस्सा शांत हो गया। उसे बंदर पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद बंदर ने सच में अपनी आदत सुधार ली। धीरे धीरे हाथी और बंदर अच्छे मित्र बन गए। अब बंदर अपने मित्र हाथी को पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खिलाता और दोनों साथ साथ पूरे जंगल में घूमा करते। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी को भी बार बार परेशान मत करो। किसी को हंसी मजाक में चोट पहुंचाना भी गलत है। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगे तो बड़े भी हमें माफ कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक घुमक्कड़ साधु ठहरे हुए थे। वे थे महात्मा बुद्ध। उनकी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। एक दिन एक युवक भागता हुआ उनके पास पहुंचा। वह बेचैन था, परेशान था। वह बोला, महात्मा, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। कभी डर, कभी चिंता, कभी असफलता। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और युवक को देते हुए कहा, इसे अपने जूते में रखो और गांव के चारों ओर घूमकर वापस आओ। युवक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मान गया। जैसे ही वह चलने लगा, कंकड़ उसके पांव में चुभने लगा। कुछ देर बाद वह लंगड़ाने लगा। दर्द असहनीय हो गया। वह लौटकर बुद्ध के पास आया और बोला, यह तो बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह छोटा कंकड़ तुम्हें पूरे रास्ते परेशान करता रहा, वैसे ही छोटे छोटे नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को भटकाते हैं। जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं निकालोगे, हर रास्ता तकलीफ देह लगेगा, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। युवक कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुराया। उसने अपने जूते से कंकड़ निकाला और उसी क्षण जैसे उसके जीवन की दिशा बदल गई। उस दिन से वह हर बात को सकारात्मक नजरिए से देखने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, घने पेड़ों, बहती नदियों और खिलते फूलों से भरा हुआ।
उस गांव के किनारे एक पुरानी गुफा थी। लोग उसे भूली बिसरी गुफा कहते थे। कहते हैं वहां जादू है, लेकिन साथ ही रहस्य और खतरा भी। गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन का नाम मीरा था और भाई का नाम आरव। दोनों उम्र में छोटे थे, लेकिन दिल से बहुत बड़े। उन्हें नई चीजें ढूंढना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों के किनारे खजाने की खोज करना बहुत पसंद था। भैया चलो आज गुफा तक चलते हैं। मैंने सुना है वहां कुछ चमकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। माँ को चिंता होगी। दोनों बच्चे गुफा के पास पहुंचते हैं और सच में अंदर से नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है। जमीन हल्की सी कांपती है और सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। क्या हम सच्चे दिल वाले हैं भैया? अगर हम सच्चे इरादों से आए हैं तो जरूर। दरवाजा खुलता है, तेज रोशनी निकलती है। दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। एक चश्माधारी, घंटी पहने, सफेद खरगोश कूदते हुए आता है। स्वागत है मेरे नन्हे मेहमानों। मैं हूं झपकू, इस जादुई दुनिया का मार्गदर्शक। ये सब क्या है? क्या हम सपना देख रहे हैं? नहीं, ये असली है। लेकिन सिर्फ वही लोग यहाँ आ सकते हैं जो सच्चे दिल से जादू की खोज करते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए। क्या हम यहाँ कुछ सीख सकते हैं? जरूर। मैं तुम्हें 3 उपहार दूंगा, हिम्मत, समझदारी और करुणा। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें जीवन में उपयोग करना है, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए। 3 जादुई पत्थर हवा में तैरते हैं, लाल, नीला, पीला। बच्चों ने सिर झुकाकर वादा किया। पत्थर उनके हाथों में समा गए और एक हल्की सी चमक उनके दिल में फैल गई। बाहर सब कुछ वैसा ही था, पर बच्चे बदल चुके थे। अब आरव डर से नहीं घबराता और मीरा सबकी मदद करती है। तो बच्चों, जब भी लगे कि कुछ असंभव है, याद रखना, जादू बाहर नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर होता है। गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। चारों ओर धूप ही धूप थी, न नमी, न बादल और न ही कहीं पानी की बूंद। धरती सूखी हुई थी और पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। इन भीषण गर्मियों में एक कौवा बहुत देर से उड़ रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। कभी वो खेतों में उड़ता, कभी बगीचों में। हर जगह वो इधर उधर देखता, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखा। वो थक चुका था, उसका गला सूख रहा था, पंख भारी हो गए थे और अब उसे लगने लगा कि शायद वो प्यास से मर जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक बगीचे के कोने में रखे एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी। कौवा खुशी से चहकने लगा और फौरन उड़कर घड़े के पास गया। उसने झांक कर देखा तो सचमुच उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ पल के लिए कौवा निराश हो गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। कौवा वही पास में बैठकर सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने चारों ओर देखा तो वहां छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे। कौवे ने एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू किया। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते गए, पानी ऊपर उठता गया। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब कौवा आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सकता था। उसने तृप्त होकर पानी पिया, राहत की सांस ली और खुशी खुशी उड़ गया। उसकी बुद्धिमानी और धैर्य ने उसकी जान बचा ली। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। वहां सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जंगल में खूब चहल पहल रहती थी। चारों ओर हरियाली थी। मीठे फल और खुशबूदार फूलों से सजी
धरती जानवरों का जीवन आनंदमय बना देती थी। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगे। हवाएं ठंडी और तेज हो गईं। आसमान में बादल छा गए और सूरज अब कम ही दिखाई देता था। जंगल में सर्दियों की आहट महसूस होने लगी थी। इस जंगल में कुछ खास दोस्त रहते थे। गिनी गिलहरी, जो छोटी थी लेकिन बहुत समझदार थी। चीकू खरगोश, जो बहुत चंचल और फुर्तीला था। गुब्बू भालू, जो थोड़ा डरपोक लेकिन मेहनती था। और नीला लोमड़ी, जो चालाक थी और थोड़ी घमंडी भी। एक दिन गिनी गिलहरी ने कहा, सर्दी बहुत तेज हो रही है। हमें अपने लिए कोई सुरक्षित और गर्म जगह बना लेनी चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। चीकू खरगोश उछलते हुए बोला, हाँ, हम मिलकर पत्तों और लकड़ियों से एक बड़ा सा घर बना सकते हैं, जहाँ सब साथ रह सकें। गुब्बू भालू थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन गिनी की बात मानकर वह भी मदद करने लगा। सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। लकड़ियां काटी, सूखे पत्ते इकट्ठा किए और जंगल की एक गुफा के पास एक छोटा सा आरामदायक घर बनाना शुरू किया। लेकिन नीला लोमड़ी दूर बैठी सबको देख रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, इतनी मेहनत क्यों करना? ठंड तो थोड़े दिनों की होती है। मैं तो अपनी पुरानी बिल में आराम कर लूंगी। गिनी ने समझाया, नीला, मिलकर काम करने से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। ठंड बढ़ रही है, अकेले रहना मुश्किल होगा। लेकिन नीला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी ही दुनिया में मस्त रही। वह दिन भर धूप में लेटी रहती और जब कोई पास आता तो कहती, मैं तो लोमड़ी हूँ, मुझे सब आता है। कुछ ही दिनों में ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान से बर्फ गिरने लगी। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुकने लगे। रातें लंबी और बहुत सर्द हो गईं। जंगल के छोटे छोटे जीव अपने बिलों में छिपने लगे। खाने पीने की चीजें भी धीरे धीरे कम होने लगीं। गिनी, चीकू और गुब्बू अपने बनाए घर में थे। वहां लकड़ियां जल रही थीं, गर्माहट थी और थोड़ा बहुत खाना भी बचा हुआ था। तीनों दोस्त एक दूसरे के पास बैठे थे, कहानियां सुना रहे थे और ठंडी हवा से सुरक्षित थे। लेकिन दूसरी ओर नीला लोमड़ी की पुरानी बिल अब बर्फ से ढक चुकी थी। हवा अंदर घुस रही थी और वहां ना तो गर्मी थी, ना खाना। भूख, ठंड और अकेलेपन ने नीला को परेशान कर दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वो कांपते हुए गिनी के घर के पास पहुंची। उसके शरीर पर बर्फ जमी थी और आंखों में शर्म और पछतावा था। नीला ने धीरे से कहा, गिनी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मैं बहुत अकेली और ठंडी हूँ। गिनी ने चीकू और गुब्बू की ओर देखा। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला। गिनी बोली, नीला, सर्दी सबके लिए एक जैसी है। हमने तुम्हें पहले भी बुलाया था। अब तुम आ जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। नीला की आंखों से आंसू बह निकले। वो अंदर आई, आग के पास बैठी और पहली बार दिल से बोली, माफी चाहती हूँ। मैं हमेशा खुद को सबसे समझदार समझती थी, लेकिन आज समझ में आया कि साथ रहना और मिलकर काम करना ही असली समझदारी है। चीकू मुस्कराया और बोला, अब चलो, हम सब मिलकर खाना बांटते हैं और फिर मिलकर गाना गाते हैं। उस दिन जंगल की सबसे ठंडी रात थी, लेकिन उस छोटे से घर में दोस्ती और गर्माहट ने सबके दिल भर दिए। बाहर भले ही बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर सबके दिल मिलकर धड़क रहे थे। समझदारी सिर्फ चालाकी में नहीं होती, बल्कि समय पर किए गए प्रयास और सच्चे साथ में होती है। जो मिलकर रहते हैं, वही मुश्किलों को पार कर पाते हैं। एक दिन रयान, जो 12 साल का जिज्ञासु और निडर लड़का था,
अपने स्कूल की छुट्टियों में जंगल घूमने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रयान को एहसास नहीं हुआ कि वो रास्ता भूल चुका है। रयान जंगल में भटक गया था। सूरज अब थकने लगा था और उसकी रोशनी थपेड़ों के पीछे छुपती जा रही थी। चारों ओर घनी झाड़ियों की लंबी परछाइयां जमीन पर डरावने पैटर्न बना रही थी, मानो जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। रायन जंगल में खो गया है। घनी पत्तियां लंबी छाया डाल रही है क्योंकि दिन का उजाला फीका पड़ रहा है। उसका ऊन बंद है और उसका नक्शा गायब है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है और जंगल गहरा हो जाता है, जिससे उसका अकेलापन और बढ़ जाता है। वो अपनी गति बढ़ाता है। डर उसे जकड़ लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला है। रायन लड़खड़ाता है और ऐसा लगता है जैसे जंगल की जमीन खुद उसकी ओर झपट रही हो। अगले ही पल वो ढब से नीचे गिर जाता है। पत्तों और मिट्टी की नरम परत उसे थाम लेती है। एक आवाज रात को चीर देती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है, दिल की धड़कनों के साथ उस अजीब डर की वजह तलाशने की कोशिश करता है जो हर कदम के साथ गहराता जा रहा है। आवाज तेज होती है, खतरा करीब आता है। रायन को महसूस होता है जैसे कोई उसकी आंखों को घूर रहा हो। एक ठंडी सहन भरी अनुभूति उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जैसे किसी अदृश्य साया ने उसकी रीढ़ को छू लिया हो। मेरे पास भागने के लिए केवल 10 मिनट है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उसे घेर लेता है, जिससे उसका बचना मुश्किल हो जाता है। पर तभी भीतर से एक आवाज आई, डर मत, हिम्मत कर। रायन ने आंखें बंद की, खुद पर भरोसा किया और आगे छलांग लगाई। कांटों को चीरता हुआ वो आखिर उजाले तक पहुंच गया। बहुत समय पहले एक घने जंगल में शमशेर नाम का शेर राज करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। उसकी रानी ज्वाला और बेटा जुगनू के साथ उसका जीवन बहुत सुखद था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक भयानक बीमारी के कारण शमशेर की मृत्यु हो गई। शमशेर के जाने के बाद जंगल के कई मंत्री खुद को राजा बनाना चाहते थे। सभी कहते, जंगल का राजा मुझे बनना चाहिए, मुझसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन रानी ज्वाला चाहती थी कि उसका बेटा जुगनू राजा बने, पर जुगनू अब भी बहुत छोटा था। तब ज्वाला ने सोचा, मैं अभी के लिए किसी और को राजा बना देती हूँ जो मेरी बात माने। जब जुगनू बड़ा हो जाएगा तब उसे राजा बना दूंगी। उसे मासूम सिंह नाम का एक शेर पसंद आया। वह ईमानदार, समझदार और शांत स्वभाव का था। ज्वाला ने सोचा, ये मेरे कहे अनुसार चलेगा। इसलिए उसने घोषणा की, अब से जंगल का राजा मासूम सिंह होगा। सभी जानवर खुश थे क्योंकि मासूम सिंह नेक दिल था। राजा बनते ही उसने जंगल की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सभी जानवरों का चहेता बन गया। एक दिन कुछ जानवरों ने शिकायत की, महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है, हमें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कुछ कीजिए। मासूम सिंह बोला, चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। उसने सोचा कि नदी से कई नहरें निकाल दी जाएं ताकि जंगल में हर जगह पानी पहुंच सके। अगले दिन उसने सभा बुलाकर सबको बताया, मैं 6 नहरें बनवाने जा रहा हूँ जिससे किसी को दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन रानी ज्वाला को यह पसंद नहीं आया। वो गुस्से में बोली, ये नहरें नहीं बनेंगी। मासूम सिंह ने जवाब दिया, पर इससे जानवरों को बहुत लाभ होगा। ज्वाला ने कहा, अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा क्या करेगा? याद रखो, तुम्हें मैंने राजा बनाया है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकती हूँ। मासूम सिंह चुप हो गया। उसने नहर बनाने का विचार छोड़ दिया और धीरे धीरे सबसे मिलने जुलने से भी बचने लगा। फिर एक दिन वह जंगल में टहल रहा था। तभी उसने कुछ जानवरों को कहते सुना, अब तो हम दिन में एक ही बार पानी पीते हैं, लगा था राजा बदलते ही हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सुनकर मासूम सिंह का दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं प्रजा की सेवा नहीं कर सकता तो राजा बनने का क्या फायदा। अगले दिन उसने फिर सभा बुलाई और आदेश दिया, बुद्धिमान लोमड़ी, नहरों की योजना बनाओ,
गजराज हाथी, तुम अपनी सेना के साथ काम शुरू करो। अब किसी को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ज्वाला फिर गुस्से में बोली, मैंने कहा था कि नहरें नहीं बनेंगी, फिर तुमने आदेश क्यों दिया? मासूम सिंह ने निडर होकर कहा, राजा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं प्रजा की भलाई करूं। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे राजा रहने का अधिकार नहीं है। आप चाहें तो मुझे पद से हटा सकती हैं। ज्वाला जानती थी कि जुगनू अब भी तैयार नहीं है और अगर उसने मासूम सिंह को हटाया तो कोई और राजा बन जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप नहरें बनने दीं। कुछ ही समय में नहरें बन गईं। जंगल के हर कोने में पानी पहुंचने लगा और सभी जानवर बहुत खुश हुए। कहानी की सीख, हमें कभी किसी के दबाव में आकर गलत नहीं करना चाहिए। सही काम करने के लिए हमेशा हिम्मत दिखानी चाहिए। लिली एक छोटी लड़की थी जिसकी नीली चमकीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल थे। एक धूप भरे दिन वह अपनी बहन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लिली बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। तभी उसने एक सफेद खरगोश देखा जिसकी गुलाबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें थीं। वह खरगोश नीला कोट पहने हुए था और हाथ में एक पॉकेट वॉच पकड़े था। वह बहुत परेशान लग रहा था और बार बार कह रहा था, अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। लिली ने उसे फॉलो करने का फैसला किया। वह उसके पीछे भागी और देखा कि वह खरगोश एक बड़े से बिल में कूद गया। बिना कुछ सोचे समझे लिली भी उसमें कूद गई। वह बिल बहुत गहरा था और लिली बहुत देर तक गिरती रही। उसने सोचा कि क्या वह कभी नीचे पहुंचेगी। आखिरकार वह पत्तों के नरम बिस्तर पर जाकर गिरी। उसने खुद को एक अजीब सी जगह में पाया जहां रंग बिरंगे पौधे थे और जानवर बातें कर सकते थे। वहां उसे एक बोतल दिखी जिस पर लिखा था, मुझे पियो। लिली ने एक घूंट लिया और अचानक सिकुड़ने लगी। अब वह इतनी छोटी हो गई कि एक छोटे से दरवाजे से अंदर जा सकती थी। दरवाजे के पीछे एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में चलते हुए लिली ने कई अजीब और मजेदार प्राणी देखे। एक हंसता हुआ बिल्ली था जिसका नाम था चेशायर कैट। एक पागल हैटर था जिसे चाय पार्टी का शौक था और एक दिलों की रानी थी जो हमेशा चिल्लाती थी, सर काट दो। लिली ने इस जादुई दुनिया में कई रोमांचक बातें देखीं और सीखा कि जिज्ञासा और साहस से अद्भुत जगहों की यात्रा की जा सकती है। कुछ समय बाद उसे घर वापस जाने का रास्ता मिल गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से पेड़ के नीचे थी। ये सब एक सपना था, लेकिन लिली कभी भी अपनी उस अद्भुत यात्रा को नहीं भूली। उस दिन के बाद से वह हमेशा नई चीजों की तलाश में रहती और मानती कि असंभव भी संभव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सारे जानवर शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रात के समय जब पूरा जंगल सो रहा था, तभी एक टन टन की आवाज गूंजने लगी। सब जानवर डर गए। सुबह होते ही शेर राजा ने सभा बुलाई। उसने पूछा, कल रात वो घंटी कौन बजा रहा था? कोई कुछ नहीं बोला। तभी खरगोश चीकू बोला, महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रात को मैंने देखा पेड़ के पीछे कुछ चमक रहा था। सब हैरान हो गए। शेर ने तुरंत एक खोजी दल बनाया जिसमें चीकू, लोमड़ी फेंकी और बंदर बबलू को भेजा गया। तीनों चल पड़े उस पेड़ की ओर। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई रस्सी और एक पंख मिला। बंदर बबलू बोला, लगता है कोई उड़कर आया था। लोमड़ी फीकी सोच में पड़ गई। घंटी, रस्सी और पंख, ये सब क्या मतलब है? तभी फिर वही आवाज आई, टन टन, पर इस बार बहुत पास से। किसने किया ये सब? चीकू ने पूछा। तोता बोला, एक लाल आंखों वाला उल्लू, उसने मुझे यहाँ बांधा ताकि मैं जंगल में डर फैला सकूं। लोमड़ी चिल्लाई, तो ये सब डर का जाल था। शेर राजा को सारी बात बताई गई।
उल्लू को खोजा गया और समझाया गया कि डर फैलाकर कोई बड़ा नहीं बनता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? डर फैलाना आसान है, लेकिन भरोसा जीतना सबसे बड़ी ताकत होती है। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो, एक दिन जरूर सामने आती है, और मिलकर रहना ही असली बहादुरी है। छोटी सी कॉलोनी में एक बच्चा रहता था, अर्जुन। अर्जुन को रोबोट बनाना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, ऐसा कुछ बनाओ जो इंसानों की मदद कर सके। अर्जुन ने सोचा और उसे याद आया उसका दादी का गिर जाना। उन्हें रात में ठीक से दिखाई नहीं देता था। अगर ऐसा रोबोट हो जो अंधेरे में खुद रास्ता देख सके और आवाज़ पर चले, अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने काम शुरू किया। उसने इंटरनेट पर पढ़ा अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो ध्वनि की तरंगें भेजते हैं और सामने की चीज़ों को पहचानते हैं। फिर उसे मिला वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल जो इंसानी आवाज़ को पहचान सकता है। 3 हफ्तों तक पसीना बहाया, कोड लिखा, वायर जोड़े और फिर टोपी वाला रोबोट तैयार हो गया, क्योंकि उसके सिर पर थी स्मार्ट टोपी जिसमें सारे सेंसर और माइक्रोफोन लगे थे। अब टेस्टिंग का समय था। अर्जुन बोला, रॉबी आगे बढ़ो, और रोबोट धीरे धीरे चलने लगा। सामने दीवार आई तो रुक गया। दादी बोली, रॉबी मेरे पास आओ, और रोबोट मुड़कर उनकी तरफ चल पड़ा। पूरी कॉलोनी तालियां बजा उठी। अगले दिन साइंस फेयर में जज ने पूछा, ये कैसे काम करता है? अर्जुन ने सरल भाषा में समझाया, इसमें सेंसर लगे हैं जो आवाज पहचानते हैं और दूरी नापते हैं। रोबोट उसी के अनुसार रास्ता तय करता है। जज बोले, एक्सेलेंट यूज ऑफ रियल एआई एंड सेंसर्स। अर्जुन को इस स्मार्ट रोबोट के लिए फर्स्ट प्राइज मिला और सबने उसको कंग्रेचुलेट किया। इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। असली विज्ञान तब होता है जब हम अपनी समझ से कुछ ऐसा बनाएं जो दूसरों की मदद कर सके। अर्जुन ने ये साबित किया कि सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को थोड़ा बेहतर बना दे। एक समय की बात है। 5 मेंढक जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक उनमें से 3 मेंढक एक बड़े और गहरे गड्ढे में गिर गए। समय था दोपहर के 2 बजे। गड्ढे में गिरते ही उन तीनों मेंढकों ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना बड़ा और गहरा था कि बाहर निकलना आसान नहीं था। ऊपर जो 2 मेंढक थे, उन्होंने नीचे झांक कर देखा और कहा, तुम लोग इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। ये बहुत गहरा है, कोशिश करना बेकार है। ये सुनकर उन तीनों में से एक मेंढक को लगा, शायद ये सही कह रहे हैं। वाकई ये गड्ढा बहुत गहरा है, हम नहीं निकल सकते। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। अब बाकी 2 मेंढक लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन ऊपर वाले मेंढक फिर बोले, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में बीत जाएगी। ये सुनकर दूसरे मेंढक को भी लगा, अब और कोशिश करने का क्या फायदा, शायद सच में यही हमारी किस्मत है। वो भी हार मानकर बैठ गया। अब सिर्फ एक मेंढक बचा था जो बार बार गिरता, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहा। ऊपर से दोनों मेंढक उसे फिर से चिल्लाकर कहने लगे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? बाकी दोनों ने हार मान ली है और तू अब भी सोच रहा है कि तू बाहर निकल पाएगा? लेकिन उस मेंढक पर किसी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार कोशिश करता रहा और आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वो गड्ढे से बाहर निकल आया। ऊपर वाले दोनों मेंढक हैरान रह गए, ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन था। तब उन्हें पता चला वो मेंढक बहरा था, उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं देती थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग आते हैं, हमें रोकने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ,
उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर मत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हो, और तब भी कहते हैं जब आप कुछ करते हो, तो चाहे आप कुछ करो या ना करो। लोगों का काम है कहना, और वो तो कहेंगे ही। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक सुनहरे गांव में, जहां बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी, एक नन्ही सी लड़की रिया रहती थी। उसका मन हमेशा नए नए सपनों में खोया रहता था, और वह कल्पना करती थी कि कहीं दूर एक जादुई दुनिया है जहां हर चीज अद्भुत है। एक दिन रिया अपने छोटे से बगीचे में खेल रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकीली नीली सी पत्थर पर पड़ी। उसने धीरे से सोचा, क्या यह जादुई पत्थर हो सकता है? जैसे ही रिया ने पत्थर को छुआ, उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई और अचानक एक सुंदर सुनहरी राह प्रकट हो गई। रिया ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां आसमान एकदम नीला, पेड़ सुनहरे पत्तों से सजे हुए और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। मीठी खुशबू से महकता यह संसार मानो किसी सपने की तरह था। उसी दुनिया के राजा राजकुमार अर्जुन ने रिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारे सपने बुलंद हैं। रिया ने खुशी से जवाब दिया, मैं यहां अपने सपनों को खोजने आई हूं और सीखना चाहती हूं कि हिम्मत से कैसे हर बाधा को पार किया जा सकता है। उस दिन से रिया ने उस जादुई दुनिया में दोस्ती, साहस और प्रेम का अनमोल पाठ सीखा। उसने समझा कि सपने कभी खोते नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत और विश्वास से और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। जब लौटने का समय आया तो रिया ने राजकुमार अर्जुन से विदाई ली, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक विदाई नहीं, बल्कि नई उम्मीदों और यादों की शुरुआत थी। उसके दिल में वह जादुई दुनिया की सीख और खुशहाल पल हमेशा के लिए बस गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बच्चे के अंदर अद्भुत संभावनाएं छिपी होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में झांक रही थीं। 5 साल का नन्हा रवि अपनी चंचल आंखों और नटखट मुस्कान के साथ अपने पापा के साथ जंगल घूमने निकला था। रवि हैरान होकर, वाह पापा, यहाँ कितनी तितलियां हैं। पापा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, जंगल का असली जादू यही है। तभी रवि की नजर एक चमकते हुए अजीब से अंडे पर पड़ी। वह सोने की तरह झिलमिला रहा था। रवि उत्सुकता से, पापा देखो ना, ये कितना चमकदार अंडा है। पापा चिंतित स्वर में, बेटा ये किसी जंगली जीव का अंडा हो सकता है, इसे छूना नहीं चाहिए। पर रवि को उस अंडे से एक अनोखा लगाव महसूस हुआ। वह चुपचाप उसे अपनी जैकेट में छुपाकर घर ले आया। रवि ने अंडे को अपने तकिए के पास रखा और कंबल से ढक दिया। वह रोज उसे प्यार से सहलाता, उससे बातें करता और उसका ख्याल रखता। और फिर एक रात क्रैक क्रैक अंडे में दरारें पड़ने लगीं। रवि की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं और फिर किट, एक प्यारी सी आवाज गूंजी। अंडा पूरी तरह से फूटा और उसमें से निकला एक नन्हा हरे रंग का चमकदार आंखों वाला ड्रैगन। रवि ने धीरे से उसे छुआ। वह नरम और गर्म था और फिर ड्रैगन ने अपनी छोटी गुलाबी जीभ से रवि की उंगली चाट ली। रवि हंसते हुए, अरे ये तो मुझे पसंद करने लगा। ड्रैगन धीरे धीरे रवि के कंधे पर चढ़ गया और वहीं आराम से बैठ गया। रवि और ड्रैगन, जिसे उसने प्यार से शाइनी नाम दिया, अब सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। शाइनी खेलता, छोटे छोटे बुलबुले उड़ाता और कभी कभी छींकते ही छोटी सी आग निकाल देता। रवि हंसते हुए, ओह ध्यान से छोटे दोस्त। एक दिन रवि और शाइनी पहाड़ी पर खड़े थे। रवि उत्साहित होकर, चलो शाइनी, आज तुम उड़ने की कोशिश करो।
धीरे धीरे शाइनी बड़ा होने लगा। अब वह सच में उड़ सकता था। और फिर वो दिन आया जब रवि शाइनी की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ने निकला। रवि मजे से, वाओ, ये तो सबसे मजेदार चीज है। वे हरे भरे जंगलों के ऊपर से गुजरे, नदी के किनारे मंडराए और ऊंचे पहाड़ों को पार कर गए। रात के समय रवि और शाइनी एक पहाड़ी के ऊपर बैठकर तारों को निहार रहे थे। रवि धीमे स्वर में, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो शाइनी। शाइनी ने धीरे से अपनी पूंछ रवि के चारों ओर लपेट ली, मानो कह रहा हो हमेशा। और इस तरह एक छोटे बच्चे और एक जादुई ड्रैगन की सबसे अनोखी दोस्ती की कहानी शुरू हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान रास्ता था जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। कहते हैं जो भी वहां से रात में गुजरा लौट कर नहीं आया। एक रात राहुल और उसका दोस्त अजय उसी सड़क से गुजर रहे थे। अजय ने डरते हुए कहा, यार, हमें किसी और रास्ते से चलना चाहिए। सुना है यहाँ कोई है जो लोगों को गायब कर देता है। राहुल हंसा, अजय तुम भी ना, ये सब बकवास है। लेकिन तभी हवा अचानक तेज हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय घबरा गया। चलो जल्दी चलते हैं। अजय ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। वे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी रास्ते के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। राहुल को कुछ अजीब लगा। झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। यहाँ कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अजय ने मना किया, राहुल मत जा, कुछ गड़बड़ है। पर राहुल नहीं माना। उसने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में पुराना लालटेन था और वो कुछ लिख रहा था। बचाओ, कोई बचाओ। तभी अंदर से किसी की हल्की आवाज आई। राहुल और अजय कांप उठे। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक वह आदमी उठकर उनकी ओर बढ़ा। तुम लोग भी फंस गए, उसने धीमी आवाज में कहा। गांव में जो लोग गायब हुए थे वो सब इस झोपड़ी में थे। राहुल और अजय के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या वे बच पाएंगे? कौन था वह बूढ़ा और झोपड़ी का रहस्य क्या था? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरवाजा अपने आप खुल चुका था। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। खट खट खट, कोई धीरे धीरे अंदर आ रहा था। राहुल और अजय डर के मारे कांपने लगे। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। इसका हिस्सा मतलब क्या? राहुल ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े ने अपनी पुरानी किताब खोली जिस पर धूल जमी थी। उसमें धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो इस झोपड़ी में आएगा उसे यहाँ रहना होगा हमेशा के लिए। अजय ने जोर से किताब बंद की और चीखा, हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। अचानक झोपड़ी की दीवारों से भयानक परछाइयां निकलने लगीं। अब कोई वापसी नहीं। बूढ़ा आदमी हंसा, मैंने भी कभी यही सोचा था, पर देखो मैं अब इसका हिस्सा बन चुका हूँ। राहुल ने झटपट अपनी टॉर्च उठाई और उन परछाइयों पर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाइयां कराहने लगीं। रोशनी, रोशनी हमें खत्म कर देगी। अजय ने झटपट माचिस निकाली और झोपड़ी में रखा पुराना लालटेन जला दिया। जैसे ही तेज रोशनी चारों ओर फैली, पूरा माहौल बदल गया। झोपड़ी की लकड़ियां खुद टूटने लगीं। जमीन में कंपन होने लगा और वो बूढ़ा आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झोपड़ी की दीवारें फटने लगीं। राहुल और अजय को समझ आ गया कि ये जगह अब खुद को नष्ट कर रही है। भागो! दोनों भागते हुए दरवाजे की ओर लपके। जैसे ही वे बाहर निकले, झोपड़ी जमीन के अंदर धंस गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राहुल और अजय ने राहत की सांस ली। अब यह श्राप खत्म हो गया, राहुल ने धीमे से कहा। पर तभी
अजय की नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर काला निशान था। राहुल ने भी अपने हाथ देखे। उसके भी हाथों पर वही निशान था। अचानक ठंडी हवा बहने लगी। पीछे जंगल से एक धीमी फुसफुसाहट आई। तुम समझते हो कि यह खत्म हो गया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। राहुल और अजय के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। क्या वे सच में बच पाए थे या यह श्राप अब उनके साथ चल चुका था? समाप्त या फिर नहीं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बहुत करें। समय पहले एक हरा भरा जंगल था जहां हर जानवर खुशी से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेरराज सूरज, एक बड़ा ताकतवर और सुनहरी अयाल वाला शेर। लेकिन असली मजा तब आया जब उसके बेटे नन्हे शेरू का जन्म हुआ। शेरू बहुत ही चंचल और नटखट था। वह खरगोशों के साथ खेलता, बंदरों के साथ झूला झूलता और हाथी के सूंड पर लटक कर मस्ती करता। पर एक समस्या थी, वह दहाड़ नहीं सकता था। जब भी वह गर्जन करने की कोशिश करता, उसकी आवाज निकलती म्याऊं। जंगल के जानवर हंस पड़ते। अरे, ये तो बिल्ली है। एक दिन धूर्त भेड़ियों का झुंड जंगल में घुस आया। वे सबको डराने लगे। अब यह जंगल हमारा होगा। सभी जानवर डरकर भागने लगे। शेरराज सूरज ने गरज कर भेड़ियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा थे। शेरू ने यह देखा और सोचा, मुझे कुछ करना होगा। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। हाथियों को जोर से चिल्लाने को कहा ताकि जंगल गूंज उठे। पक्षियों को कहा कि भेड़ियों के ऊपर पत्ते गिराएं, जिससे वे कुछ देख न पाएं। बंदरों ने पेड़ों से फल गिराए, जिससे भेड़िए घबरा गए। और फिर शेरू ने अपनी पूरी ताकत से जोरदार दहाड़ लगाई। गर्ज! भेड़िए डरकर भाग खड़े हुए। सारे जानवर खुश होकर बोले, शेरू ने हमें बचा लिया। शेरराज सूरज मुस्कुराए और बोले, तुम सिर्फ एक शेर के बेटे नहीं, बल्कि जंगल के असली हीरो हो। सभी ने मिलकर शेरू की जय जयकार की। शेरू की दहाड़, जंगल की शान। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हर कोई कुछ बड़ा कर सकता है। एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हिम्मत से हर समस्या हल हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा चिंटू। जिंदगी कठिन थी, मगर वे तीनों मेहनत और प्यार से जीवन जीते थे। उसी गांव के पास एक घना पेड़ था, जहां रहता था एक हरा तोता, रघु। रघु बड़ा ही अनोखा था। वो जहां भी जाता, वहां बरकत और खुशहाली अपने आप पहुंच जाती। एक दिन रघु उड़ते उड़ते रामू के घर के आंगन में उतर आया। उसे रसोई में रखे ताजे अमरूद दिखे। यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद! मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। तभी सीता ने उसे देखा और नाराज होकर बोली, भाग यहाँ से। न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। डर कर रघु उड़ गया, लेकिन पास के ही कोने में चुपचाप बैठ गया। फिर चमत्कार हुआ। अगले ही दिन से रामू का काम चलने लगा। घर में पैसे आने लगे। चिंटू खुश रहने लगा। सीता बोली, कितना अजीब है, सब कुछ अचानक कितना अच्छा हो गया। रघु चुपचाप रसोई में आता और अमरूद खाकर चला जाता। लेकिन सीता ने फिर एक दिन उसे पकड़ने के लिए एक पिंजरे में अमरूद रख दिया। जैसे ही रघु गया, वो फंस गया। बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मुझे बचाओ। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। अगली सुबह सीता उसे बहुत दूर छोड़ आई। फिर सब कुछ बदल गया। घर में काम रुक गया।
पैसों की तंगी लौट आई। चिंटू उदास हो गया। सीता हैरान थी। ऐसा क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद रघु फिर लौटा। वापस आया, अब मैं जमकर अमृत खाऊंगा। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है, और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है, और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता, और वो लोग उसके इंतजार में पछताते रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की अहमियत तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहता। कभी किसी को उसकी अच्छाई के बावजूद ठुकराओ मत, क्योंकि शायद वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बरकत हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का लड़का रहता था। उसे साइकिल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी साइकिल बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी, रंग भी उतर चुका था। गांव के बाकी बच्चों के पास नई नई चमचमाती साइकिलें थीं। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वे अपनी नई साइकिलों पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। ताना मारने के बावजूद वो चुपचाप अपनी पुरानी साइकिल को धक्का देकर स्कूल ले जाता, और सब बच्चे हंसते, अरे चिंटू, इसे कब म्यूजियम में दान कर रहा है। बच्चे खुशी खुशी अपनी नई साइकिलों की परेड करते हैं। उनकी हंसी स्कूल के मैदान में गूंजती है। चिंटू अपनी पुरानी साइकिल के साथ चुपचाप खड़ा है और दूसरों को देख रहा है। बच्चे उपहास पूर्वक जपते हैं, अपनी साइकिल संग्रहालय को दान कर दो। चिंटू आशा से चमकती आंखों के साथ अपनी मां के पास जाता है। वह अपने हाथ जोड़ता है। उसके होंठों पर एक सवाल कांप रहा है, मां, क्या हम नई साइकिल के बारे में बात कर सकते हैं? उसकी मां जवाब देती है, चिंटू, अभी नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो एक दिन जरूर। उस दिन से चिंटू ने ठान लिया वो मेहनत करेगा। स्कूल के बाद वो गांव के पुस्तकालय में किताबें जमाता, दुकानों में सामान सजाने में मदद करता, और जो भी छोटा मोटा काम मिलता पूरे मन से करता। चिंटू अपने गुल्लक में सिक्के डालता है, अपनी बचत को बढ़ते हुए देखता है। गुल्लक धीरे धीरे भर रहा है, भविष्य के सपनों का वादा कर रहा है। इस दौरान उसकी वही पुरानी साइकिल उसके साथ थी। भले ही जंग लगी थी, लेकिन उसने कभी साथ नहीं छोड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी गुल्लक भर गई। वह गुल्लक अपनी मां को दिखाता है। मां के साथ बाजार गया और पहली बार उसने अपने पैसों से एक नई साइकिल खरीदी, लाल रंग की, तेज और चमचमाती। अपनी नई साइकिल पाकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। चिंटू स्कूल पहुंचता है। सुबह की धूप उसकी नई साइकिल की चमक को पकड़ रही है। जब वो नई साइकिल पर पहली बार स्कूल पहुंचा, वही बच्चे जो हंसते थे अब बोले, वाह चिंटू, क्या बात है। चिंटू मुस्कराया और बोला, कभी कभी पुरानी चीजें ही हमें सबसे नई सीख देती हैं। चिंटू आत्मविश्वास से अपनी नई साइकिल गांव की सड़क पर चलाता है। धूप में चिंटू गांव के बच्चों को साइकिल चलाना सिखाता है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चिंटू ने छोटी छोटी मदद करके पैसे जोड़े और मेहनत से अपनी नई साइकिल खरीदी।